डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 की भूगोल की ये जो बुक है सामाजिक विज्ञान की, इसको हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर से जो एनसीईआरटी की ये जो बुक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आज हम शुरुआत करते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर है इसका, उसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो सौर मंडल में जो पृथ्वी नाम का ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो बिंदु चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तथा आप पाएंगे कि इनमें कुछ कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। यह आप सभी देखते हैं कि जो चंद्रमा होता है उनकी आकृति अलग अलग समय में अलग अलग होती है, अलग अलग स्थितियों में ये चमकता है, अलग अलग आकार का ये चमकता है। तो जब पूर्ण चंद्रमा होता है, पूर्ण चंद्रमा की लगभग 1 महीने में एक बार ही देखा जाता है। जो पूर्ण चंद्रमा होता है उसको महीने में केवल एक बार देखा जाता है, और उस पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है उसको पूर्णिमा कहते हैं। यानी कि वो जो रात होती है वो कौन होती है? पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद में आप इसे नहीं देख सकते, और 15 दिन के बाद में जब ये हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, उस रात को कहते हैं नए चंद्रमा की रात्रि। जब उसको हम देख नहीं पाते हैं तो वो उसे कहते हैं नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ होता है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पे आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय में चंद्रमा एवं इनकी जैसी छोटी सभी जो चमकीली वस्तुएं हैं उनको नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण। क्योंकि हम दिन में जो है हमें जो भी चमकीली चीज़ें हैं, जैसे चंद्रमा है, तारे हैं, ये हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं। तो वो क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली जो वस्तुएं हैं उनको हम दिन में नहीं देख पाते हैं। और यहाँ देखिए खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उससे क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो बहुत ही बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, ये गैसों से बने हुए होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है। यानी कि जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं वो आकार में बहुत बड़े होते हैं, ये होते हैं गर्म। और इनके जो है ये किससे बने होते हैं? गैसों से बने हुए होते हैं। इनके पास अपनी क्या होती है? ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है, जिससे वे क्या करते हैं? बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। यानी कि ये जो ग्रह हैं ये ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, और इनके द्वारा जो उत्सर्जित की गई जो ऊष्मा है, जो प्रकाश है, उससे अन्य ग्रह या अन्य जो चमकती हुई जो वस्तुएं हैं वो इसके उत्सर्जन से प्राप्त जो ऊष्मा है उससे चमकती है। तो इन खगोलीय पिंड, कौन से खगोलीय पिंड? जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश हो, उन खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक क्या है? तारा है। अब आगे चलते हैं यहाँ पर कि आगे देखते हैं हम रात के समय। रात के समय हम अनगिनत तारे सूर्य के समान ही जो होते हैं उनको देखते हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होते हैं होने के कारण। यानी कि जो रात के समय हम बहुत सारे अनगिनत जो तारे देखते हैं वो सूर्य के समान ही बड़े होते हैं, उससे भी बड़े होते हैं आकार में, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम जो है उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताया गया है कि जो जो वस्तु कुछ दूरी पे होती है या हमसे दूर होती है वो हमें छोटी दिखाई देती है। और एग्जाम्पल क्या दिया गया है यहाँ पर कि हवाई जहाज के लिए कहा गया है कि जैसे हवाई जहाज अत्यधिक ऊंचाई पे होता है इसलिए हमें वो छोटा दिखाई पड़ता है।
रात्रि में यहाँ ध्यान देने वाली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो रात्रि का समय होता है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूह, यानी कि जो हम रात्रि में देखते हैं रात के समय, हमें तारों का एक समूह दिखाई देता है। कुछ तारे जो है विशेष आकृति के अंदर होते हैं और वो समूह में होते हैं। कुछ अलग तरीके की आकृति उनकी दिखाई पड़ती है, उसको हम कहते हैं नक्षत्र। और इसका अच्छा एग्जाम्पल है अर्सा मेजर, जिसको दूसरा नाम कहते हैं बिग बियर। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है ये, यानी कि ये बहुत ही आसानी से पहचान में आ जाता है। और सप्त ऋषि यानी कि सप्त का मतलब यहाँ पे सात से है और ऋषि से मतलब संत, यानी कि 7 संतों का समूह। ऐसा प्राचीन समय की मान्यताओं में कहा जाता है कि ये जो 7 ऋषि है ये इनका समूह है और ये निश्चित आकृति में और निश्चित डिस्टेंस पे ये बैठे हुए हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये जो सप्तऋषि तारामंडल है ये 7 तारों का एक समूह है। ये क्या है? 7 तारों का समूह है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक ये सप्तऋषि तारामंडल है, इसमें ये 7 तारे हैं, वो एक निश्चित आकृति में बने हुए हैं, 7 तारों का एक समूह है। और हम इससे सप्तऋषि तारामंडल से जो ध्रुव तारा है उसकी स्थिति और उत्तर दिशा के बारे में भी जानकारी लेते हैं या उसके बारे में जान पाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, यानी कि ये जो सप्तऋषि तारा मंडल है ये ही अर्सा मेजर का भी भाग है। अपने ये आगे देखते हैं कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में जो दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। रात्रि के समय जो लोग हैं वो क्या करते थे? तारों की सहायता से दिशा डायरेक्शन को देखते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, यानी कि जो उत्तरी तारा है वो किस दिशा को बताता है? उत्तरी दिशा के बारे में हम उससे जानकारी लेते हैं। उत्तरी तारा को ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। ये जो उत्तरी तारा है, यानी कि ये जो ध्रुव तारा है, ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो ये पिक्चर है उसमें भी दिखाया गया है कि सप्तऋषि की तारामंडल जो है उसकी सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए आप कि ये जो सप्तऋषि तारामंडल है उसकी सहायता से क्या किया गया है कि जो ध्रुव तारा है उसके बारे में हमें इसकी स्थिति के बारे में पता चलता है यहाँ पर। और जो ये फिगर 1.1 है सप्तऋषि तारामंडल की, इसमें आप देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है, उसकी ओर इशारा करती है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो सप्तऋषि तारामंडल जो है इसके जो ये संकेतक तारे हैं इनको आपस में मिलाकर कोई एक काल्पनिक रेखा आगे तक खींची जाए तो ये जो है ये रेखा आगे तक बढ़ाई जाए तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है, ध्रुव तारे की ओर इशारा करती है कि ये ध्रुव तारा ही है। आगे देखते हैं यहाँ पर कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती। ये तो हमने बात सबसे पहले पढ़ी थी कि कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं उनमें अपना प्रकाश ऊष्मा होती है, उनको तारा कहते हैं। लेकिन यहाँ जो है कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी हैं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं है, अपने ऊष्मा नहीं है उनको, और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी कि जो तारे होते हैं उनकी सहायता से ये प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह जो है यानी कि प्लेनेट जो है, अंग्रेजी के शब्द प्लेनेट से ये ग्रह का नाम बना है। और ये प्लेनेट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेट प्लेनेटाई जो ग्रीक भाषा है उसका प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, यानी कि चारों ओर घूमने वाला, यानी कि ऐसा खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, यानी कि जो पृथ्वी है वो एक ग्रह है और वो भी अपना जो है प्रकाश, अपनी ऊष्मा जो है वो किससे ग्रहण करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, सूर्य क्या है? पृथ्वी से सबसे नज़दीक
का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, अगर हम पृथ्वी को चंद्रमा से देखें या किसी और ग्रह से या उपग्रह से या कहीं दूरी से देखें, तो अंतरिक्ष के अंदर देखें हम, तो यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई हमें दिखाई देती है। आगे यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस जो है ग्रह, ये कौन कौन से, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस जो ग्रह है, इनके चारों ओर कुछ छल्ले बने हुए हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने होते हैं। यानी कि इनके चारों तरफ, इन ग्रहों के चारों तरफ एक रिंग बनी हुई होती है और ये रिंग जो है छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई होती है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यहाँ पर हम एक मैप ये देखते हैं फिगर, जिसके अंदर दिखाया गया है सूर्य से दूरी के आधार पर जो इनका क्रम बताया गया है, वो है यहाँ पर दिखाया गया है कि सूर्य से जो है इन ग्रहों की दूरी किस तरह से है। तो यहाँ देखिए ये सूर्य है, सूर्य के जो सबसे नज़दीक का ग्रह है वो बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो कौन सा है, बुध यानी मरकुरी। और इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 58 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है सूर्य से। यहाँ दूसरे नंबर पे दूर ग्रह जो है वो है शुक्र, थर्ड नंबर पे पृथ्वी, और यहाँ पर इनकी ये दूरी भी दी गई है और यहाँ इसकी दूरी का पैमाना ये दिया गया है। अब इसके बाद में पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद में मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के बाद में बृहस्पति है। बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है जिसमें छोटे छोटे कण होते हैं। और इसके बाद में बृहस्पति ग्रह के बाद में यहाँ शनि है जिसको सैटर्न कहा जाता है, यूरेनस जिसे ये यूरेनस ग्रह प्लेनेट है, और यहाँ पर ये नेपच्यून प्लेनेट यहाँ क्रम वाइज ये दिया गया है, यानी कि क्रम के अनुसार ये यहाँ पर नेपच्यून दिया गया है। आगे देखते हैं, ये यूरेनस है, ये है शनि, ये बृहस्पति है, और ये जो बड़े ग्रह हमें दिखाई दे रहे हैं चार, इनको कहते हैं बाह्य ग्रह कहा जाता है। इन चार बड़े ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा गया है। और सूर्य के जो नज़दीक ये चार ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह कहा गया है। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी यहाँ पाई गई है। यहाँ पट्टी है जिसमें छोटे छोटे जो पिंड है वो इसमें होते हैं। अब आगे हम इसमें डिटेल से एक ये जो टेबल है उसको देखते हैं, और इस टेबल में हम देखेंगे कि जो ग्रह है उनके अपने सूर्य का चक्कर लगाने में कितना वक्त लेते हैं, खुद के अपने एक्सिस पे ये कितने समय में चक्कर काटते हैं, और हम इसमें इनके जो चंद्रमा है उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में, बुध के बारे में, कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है, और अपने एक्सिस पे घूर्णन करने में ये लेता है 88, ये अपने एक्सिस पे जो घूर्णन करने के अंदर ये लेता है 59 दिन लेता है, यानी कि 59 डेज का वक्त यहाँ पे इनको समय लगता है बुध ग्रह को अपने एक्सिस पे राउंड करने में, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 88 डेज का समय लगता है। जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 255 दिन का समय लगता है, और अपने एक्सिस पे 243 दिन का समय यहाँ लगता है। आगे देखते हैं यहाँ पृथ्वी के चारों ओर, यानी कि बुध और शुक्र है, इनका अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। पृथ्वी जो है उसके सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लगता है। अपने अक्ष पर घूर्णन ये एक दिन में कर लेते हैं, और यहाँ जो है पृथ्वी के जो चंद्रमाओं की संख्या, सैटेलाइट की जो नेचुरल सैटेलाइट है उसकी संख्या जो है वो भी एक है। मंगल ग्रह देखते हैं, मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगता है, और अपने एक्सिस पे घूर्णन करने में एक दिन का समय लगता है। चंद्रमा की जो संख्या है वो कितनी है, यहाँ पर मंगल ग्रह की जो चंद्रमा की संख्या है वो है 2, यानी कि सैटेलाइट इसके कितने हैं, 2 हैं। और यहाँ जो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो सैटेलाइट है, ग्रह है, ये क्या है, यहाँ पर इनको क्या कहा गया है, आंतरिक ग्रह यहाँ इनको कहा गया है।
यानी कि ये जो सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीक वाले जो ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये है क्या, आंतरिक ग्रह इनको कहा गया है और ये चट्टानों से बने हुए थे। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि निम्न में से आंतरिक ग्रह कौन से हैं, और या फिर उनका क्रम बताइए आंतरिक ग्रहों का, और आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आने वाले ग्रहों का नाम बताइए। इस तरह से कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम में बन जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति के चारों ओर एक परिक्रमा, पर बृहस्पति जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल का समय लेती है, और अपने एक्सिस पे चक्कर काटने में, अपने एक्सिस पे घूर्णन करने में 9 घंटे और 56 मिनट का समय लगता है। और यहाँ इनके सैटेलाइट की जो संख्या होती है वो है 53, यानी 53 जो है सैटेलाइट बृहस्पति ग्रह के हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में शनि जो ग्रह है उसके बारे में देख रहे हैं कि सूर्य के ओर चारों ओर परिक्रमा करने में शनि ग्रह को 29 साल 5 महीने का समय लगता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। और चंद्रमा की जो संख्या है शनि ग्रह की वो भी है 53, यानी कि 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके सैटेलाइट की संख्या बराबर है 53, और वो भी सर्वाधिक है। और 2 जो प्लेनेट है वो ऐसे हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं यूरेनस के बारे में कि यूरेनस जो है उसको सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 साल का समय लगता है, और अपने एक्सिस पर घूर्णन करने में 17 घंटे 14 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। या यूरेनस जो है उनके पास सैटेलाइट जो है वो 27 है, 27 है। नेपच्यून में जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 164 साल का समय लगता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 16 घंटे और 7 मिनट का समय लगता है। और इनके जो सैटेलाइट है उनकी संख्या है कितनी, 13 सैटेलाइट संख्या यहाँ पर है। आगे हम चलते हैं कि यहाँ हम आगे देखते हैं किसके बारे में, कि जो आसमान में दिखने वाला जो चंद्रमा है वो भी एक उपग्रह है। आसमान में जो चंद्रमा दिखाई पड़ता है वो क्या है, एक उपग्रह है, और ये हमारी पृथ्वी का सहचर है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चारों ओर ये चक्कर लगाता है। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी ऐसे और हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और सूर्य से क्या करते हैं, प्रकाश या ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने अपने चंद्रमा है जो हमने इस टेबल में देख लिया है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे सौर मंडल, और सौर मंडल के अंदर क्या क्या शामिल होते हैं, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जो और कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम भी देते हैं, सौर परिवार भी कहते हैं। और इस सौर परिवार का जो मुखिया होता है वो कौन है, सूर्य है। तो अब हम सूर्य के बारे में यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह आपने को सभी को पता है कि जो सूर्य है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसमें सौर मंडल को बांधे रखता है। इससे जो इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसे सौर मंडल से बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, यानी कि जो सूर्य है वो सौर मंडल में प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि ये सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। क्योंकि सूर्य जो है हमसे नज़दीक इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है, लेकिन हमें इसकी जो ऊष्मा है वो हमें ज़्यादा महसूस नहीं होती है, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है। आगे देखते हैं ग्रहों के बारे में। ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, और यह हमने टेबल में क्रम वाइज देख लिया है कि जो इसका जो ऑर्डर है उस वाइज देख लिया है कि क्रम के अनुसार क्या है, कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमने इसके बारे में देख लिया, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये है आंतरिक ग्रह, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून इनको कहा गया है बाह्य ग्रह कहा गया है।
सौर मंडल में सौर मंडल के जो सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनके जो रास्ते होते हैं, ये कैसे फैले हुए हैं? दीर्घावतार में फैले हुए हैं। इनके जो वे है, ये दीर्घावतार में फैले हुए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, यानी ऑर्बिट कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन का समय लगता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र वीनस जो ग्रह है, उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा गया है, यानी कि अर्थ ट्विन कहा गया है। यानी कि जो पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है, उसका नाम क्या है? शुक्र नाम है उस ग्रह का नाम, उस प्लेनेट का नाम वीनस, जिसको अर्थ ट्विन कहा जाता है, या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति जो है वो पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन उसकी बैठक हुई अगस्त 2006 में, और उसमें ये निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले जो खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड है, जैसे 2003 यूपी 313 सीरस और प्लेटो जो है, उनको क्या माना गया है? बोने ग्रह माना गया है। उनको बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ पर हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। और इसके अंदर जो है, ये क्या कहते हैं कि जो पौराणिक रोमन कहानियाँ हैं, जो रोमन की जो पुराने समय की जो कहानियाँ हैं, उसमें जो सोल है, वो जो सोल शब्द है वो सूर्य देवता के लिए कहा गया है। और सौर जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? सूर्य से संबंधित होता है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा गया है, यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक जो शब्द हैं उनका नाम लिखे हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं कि शब्द की उत्पत्ति, यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वो इसमें दिखाया गया है। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम भाषा में करते हैं, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जिनका उपयोग हम भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक शब्द है, वो जो है किस अंग्रेजी का शब्द है ज्योग्राफी, और ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण देना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें एक का नाम है गे, और एक शब्द है गे, और दूसरा शब्द है ग्राफिया। गे का मतलब या जियो भी होता है गे, तो इसका मतलब है पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब है यहाँ पर लिखना, यानी कि पृथ्वी के बारे में लिखना। ऐसे ही और कई शब्द हैं जिनको हम पढ़ेंगे कि जियो, यहाँ जो एक शब्द है जियो से निकलने वाले, ये 2-3 शब्द और हैं यहाँ पर जिनमें अध्ययन किया जाता है पृथ्वी से रिलेटेड। तो उसमें देखते हैं जियो का मतलब तो यहाँ पे पृथ्वी है, और लोजी का मतलब यहाँ पे जियोलॉजी के अंदर क्या करते हैं? पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। जियोमेट्री जो है उसमें पृथ्वी का मापन किया जाता है, और जियोड जो है पृथ्वी का आकार है, और पृथ्वी के आकार के अनुरूप, यानी कि पृथ्वी के आकार जैसा है, यानी कि पृथ्वी का हमारी जो पृथ्वी है उसके आकार कैसा है? जियोड के आकार का है। आगे हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से ही मोहित हुआ है, यानी कि हम जो है आसमान में जो तारे वगैरह देखते हैं उनको देख के बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, और खगोल पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। यानी कि जो खगोल पिंड है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं उनको खगोल शास्त्री कहते हैं। और इनमें सबसे प्रसिद्ध जो है प्राचीन भारत का जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हुए हैं आर्यभट्ट, उन्होंने पहले ही बता दिया था, यानी कि ये उन्होंने पहले ही जान लिया था कि जो सभी ग्रह है और चंद्रमा जो है ये किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य प्रकाश के कारण ये चमकते हैं। जो सभी ग्रह है और चंद्रमा है वो किसके कारण चमक रहे हैं? सूर्य प्रकाश के कारण चमक रहे हैं। और आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद जो है ब्रह्मांड के ग्रह जो खोजने लगे हुए हैं। यानी कि आर्यभट्ट ने प्राचीन समय में बता दिया था कि जो जितने भी ग्रह है और चंद्रमा है ये क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ हम पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में, और पृथ्वी की जो हमारी पृथ्वी है उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं।
कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है? तीसरे नंबर का ग्रह है। और आकार के अंदर ये पांचवा ग्रह, यानी आकार में ये जो है पांचवें नंबर का ग्रह है, यानी पांचवें नंबर पे इसकी जो साइज है उसके आधार पर है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ये जो है पोलर, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है उसके पास में थोड़ी सी चपटी है पृथ्वी। और यही कारण है कि इसके जो आकार है, इसके ध्रुवों की ओर चपटी होने के कारण ही इसको क्या नाम, इसके आकार को क्या कहा गया है? भू आब कहा जाता है, यानी कि जियोड कहा जाता है। और भू आब का मतलब क्या है? पृथ्वी के समान आकार होना। भू आब का मतलब क्या है? पृथ्वी के समान आकार। जीवन, अब जो हमारी पृथ्वी है सौरमंडल का सबसे अद्भुत अनोखा ग्रह कहा जाता है। तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवन के लिए अनुकूल जो परिस्थितियां हैं, जैसे पानी चाहिए, सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट, जो ऑक्सीजन गैस है वो ऑक्सीजन है वो चाहिए। तो जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां जैसे केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, सारी संभवतः जो जितनी भी अनुकूल परिस्थितियां वो पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा है, और यहाँ पर पानी और वायु की उपस्थिति भी है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, यानी कि पानी और वायु दोनों ही हमारे लिए जरूरी है, वो भी यहाँ पाई जाती है। और वायु में जीवन के लिए जो आवश्यक गैस है, वायु में भी वो गैस जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन, वो भी मौजूद है। इसी कारण जो है पृथ्वी जो है सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह, यानी कि सबसे अनोखा ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। पृथ्वी को जो है हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो नीले रंग की दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसकी 2/3 यानी कि 2/3 जो सतह है वो किससे ढकी हुई है? पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यानी कि पानी की अधिक मात्रा होने के कारण आसमान से ये नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के यहाँ पर देख लेते हैं कुछ ये जो चंद्रमा के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि चंद्रमा क्या है कि हमारी जो पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह, एक ही सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, वो है चंद्रमा। इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल कितना है? 1/4 यानी कि 1/4 भाग ही, जितना पृथ्वी का व्यास है उसका 1/4 भाग ही व्यास है चंद्रमा का। और ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, फिर भी ये जो है हमें बड़ा दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे ग्रह यानी कि पृथ्वी जो है उससे जो है वो बहुत ही नज़दीक है। जो अदर जो दूसरे खगोलीय पिंड है उनकी अपेक्षा ये नज़दीक है, इसलिए हमें पृथ्वी से बहुत बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे कितना दूरी पर है? लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर यह हमसे स्थित है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी के बारे में भी तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं डू यू नो के अंदर कि प्रकाश की गति लगभग कितनी है? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति कितनी है? प्रकाश की गति हमारी जो पृथ्वी तक आती है प्रकाश, उसकी स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की वो कितनी होती है? 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इतनी तेज स्पीड होने के बाद में भी जो सूर्य का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। आगे देखते हैं रोचक तथ्य के अंदर कि जो नील आर्मस्ट्रांग है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को, यानी कि जो नील आर्मस्ट्रांग है वो पहले व्यक्ति है ऐसे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। और भारतीय कोई भारतीय है जो बता सकते हैं अपना कि चंद्रमा पर पहली बार गया हो? तो उनका नाम है राकेश शर्मा, जो जिन्होंने चंद्रमा पे अपना पहला कदम रखा, पहले अपना कदम रखने वाला पहला भारतीय है। आगे देखते हैं उपग्रह क्या है। उपग्रह के बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पर कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से ये चक्कर लगाता है।
मानव निर्मित ग्रह क्या होते हैं, मैन मेड जो सैटेलाइट होते हैं वो क्या होते हैं, एक कृत्रिम पिंड होते हैं, ये कृत्रिम उपग्रह होते हैं और यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है जिनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, उनके नाम यहाँ पर है इनसैट, IRS, एडुसेट। एडुसेट जो है एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, एजुकेशन के संबंध में ये चीज़ बातें बताते हैं सैटेलाइट। तो यहाँ पर ये जो है भारतीय उपग्रहों के कुछ नाम है, इनसैट, IRS और एडुसेट। आगे हम देखते हैं और जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं आगे कि क्या है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है, 27 दिन में पूरा करता है। यानी कि जो चंद्रमा है वो क्या करता है, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में उसे कितना वक्त लगता है, 27 दिन का समय लगता है। और यहाँ हम देखते हैं आगे कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग बोल रहे हैं यहाँ पर, लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा कर लेता है। यानी कि चंद्रमा जो है वो, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो इसके चारों ओर परिक्रमा करने में, यानी कि इसके चारों ओर चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगता है। और ये चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा है, ये अपने एक्सिस पे भी यानी परिभ्रमण भी करता है। तो वो कितना कर लेता है, लगभग इतने ही दिन में अपने एक्सिस पे भी चक्कर पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इसीलिए यही वजह है कि जो चंद्रमा है उसका हमें केवल और केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनते हैं। यानी कि जो चंद्रमा है उसके ऊपर हमें कुछ धब्बे दिखाई देते हैं, कुछ छाया दिखाई देती है, वो इन पर्वत, मैदान और गड्ढों की वजह से दिखाई देती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन जो है इनको आसानी से अच्छी तरह से देखा जा सकता है। अब है क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कि जो तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, इनके अलावा भी कुछ और भी छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है वो ये क्या है कि क्षुद्र ग्रह जो है वो किन ग्रहों के बीच में, कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में ये पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। वैज्ञानिक क्या बताते हैं कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्षों पहले, बहुत सालों पहले क्या हुआ, विस्फोट के कारण क्या हुआ, ये ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। लेकिन फिर ये क्या करना शुरू कर दिए, ये सूर्य के चारों तरफ जैसे ग्रह राउंड कर रहे हैं, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ही ये क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं। और क्षुद्र ग्रह का यहाँ पे देखिए ये पिक्चर दिया हुआ है जिसको आप देख रहे हैं, इस टाइप के ये होते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं कि जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। यानी कि सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े होते हैं, पत्थरों जैसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। यानी कि कई बार ये उल्कापिंड जो है
पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि कई बार तो ये क्या करते हैं, वायुमंडल से घर्षण करके ये जल कर राख बन जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वायुमंडल से इतने बड़े होते हैं कि वायुमंडल से घर्षण करने के बाद भी ये जल नहीं पाते हैं और अपनी ही उसी अवस्था में पृथ्वी पे आकर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे तारा टूटना जिसे हम कहते हैं, चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पे गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली कोई चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? चमकदार रास्ते को क्या आपने देखा है? यानी कि बहुत सारे जो तारे होते हैं चमकीले चमकीले, वो एक गुच्छे में, एक समूह में होते हैं और एक लंबी पट्टी की तरह होते हैं और ऐसे लगता है जैसे ये एक सफ़ेद नदी हो, आसमान में एक सफ़ेद नदी हो, इस टाइप का ये लगता है। तो ये लाखों तारों का जो समूह है, ये पट्टी जो है क्या कहलाती है? आकाश गंगा कहलाती है, जिसको मिल्की वे कहा जाता है। हमारा सौर मंडल जो है, हमारा जो सौर मंडल है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जितने भी ग्रह हैं, ये सारे जो सौर मंडल है वो इसी आकाश गंगा का ही एक भाग है। तो ये याद करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो सौर मंडल है वो किसका भाग है? इस आकाश गंगा का, मिल्की वे का भाग है। और पृथ्वी प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की जाती है। यानी कि प्राचीन जो भारत है उसमें ये माना जाता है कि आकाश में एक नदी है जो वो बह रही है, ऐसा माना जाता है। इसलिए इसका जो नामकरण किया गया है, नाम जो रखा गया है, आकाश गंगा, यानी आकाश में गंगा जैसी एक नदी बह रही है, आकाश गंगा रखा गया है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाश गंगा क्या है? करोड़ों तारों, बादल और गैसों की जो एक झुंड है, एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों जो आकाश गंगाएं हैं, इस तरह की बहुत सारी लाखों के अंदर जो आकाश गंगाएं हैं, वो मिलकर किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना हम इसी बात से कर सकते हैं कि हमारा जो सूर्य इतना बड़ा है, फिर इतने बड़े बड़े ग्रह इसमें है, बहुत सारे तारे हैं, उसमें भी आकाश गंगा है। आकाश गंगा, बहुत सारी आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड बनती है। तो ब्रह्मांड की विशालता की जो कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब जो है ये चैप्टर फर्स्ट जो है, ये जो भूगोल का कक्षा 6 का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। सौर मंडल में पृथ्वी, ये जो एक पार्ट है आपका, ये भूगोल कंप्लीट हो गया है ये चैप्टर। और इससे बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस पे हमने यहाँ पे अंडरलाइन भी करी है और आपको अच्छे से समझाया भी है। तो आपको मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।